हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बेटा एक बार फिर से बहुत ही शानदार से सेशन में। आज जैसा कि आप बैकग्राउंड पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आज हम क्या करने वाले हैं, हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री इन जेई एग्जाम। तो आपको पता है कि हमारा जेई एग्जाम में टोटल केमिस्ट्री के अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से सेक्शन ए के अंदर होते हैं 20 क्वेश्चन और सेक्शन बी के अंदर होते हैं 10 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं हमें जो सेक्शन बी वाला पोर्शन है उसके टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चन हम लगाते हैं और 25 के हिसाब से अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो 100 नंबर का आपका पूरा एक केमिस्ट्री का पेपर बनता है। अब आप किस तरीके से 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, 100 परसेंटाइल के करीब आप स्कोर लेकर आ सकते हो, तो उसी के लिए यहां पर आज का ये सेशन में लेकर आया हूं। क्योंकि यार अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात की जाए जेई के अंदर तो वो होता है केमिस्ट्री। ठीक है सर, केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है, केमिस्ट्री में सर ये प्रॉब्लम हो रही है, सर न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, सर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाली बहुत रटने वाली चीज है। लेकिन जब हम पेपर दे करके आते हैं तो हमें यह पता चलता है कि सबसे ज्यादा नंबर हमारे केमिस्ट्री में ही आए। हाँ है ना, जिस चीज से हम इतना भाग रहे थे, सर ऑर्गेनिक में पता नहीं कैसे पता चलता है, कहां क्या हो जाता है। लेकिन जब हमने पेपर दिया, जब उसका स्कोर कार्ड देखा तो ये पता चला कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यार केमिस्ट्री स्कोरिंग है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें 100 आउट ऑफ 100 लाए जा सकते हैं। तो आपकी कट ऑफ तो यही एक सब्जेक्ट पार करवा देगा। तो किस तरीके से इसको आपको लाना है, क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए आपको यहां पर अच्छी तरीके से मेहनत करनी, आइए वन बाय वन हम बात करेंगे। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है, ताकि आपके आईआईटी में जाने का ड्रीम अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपके जेई के एग्जाम के बारे में, अगर मैं बात करूं यहां पर बच्चों बेसिकली जेई के एग्जाम के बारे में, तो जेई 2024 जो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है जनवरी में। ओके तो आपको पता है कि जो जेई मेंस का एग्जाम होता है बेटा, जो जेई मेंस का एग्जाम होता है वो होता है आपका 300 मार्क्स का। कितने का? 300 मार्क्स का। इसी 300 मार्क्स में बेटा आपके तीनों के तीनों सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। हर एक सब्जेक्ट के अंदर 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी। ए में आएंगे आपके पास 20 क्वेश्चन और बी में रहेंगे 10 क्वेश्चन। इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन। सेम इस तरीके से केमिस्ट्री में यहां पर ए में रहेंगे 20 क्वेश्चन, बी में रहेंगे 10 क्वेश्चन। सेम इधर मैथ्स में बेटा 2 पार्ट आते हैं, ए में रहेंगे 20 क्वेश्चन, बी में रहेंगे 10 क्वेश्चन। तो आपको इन 10 में से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? इस बी वाले सेक्शन के 10 में से कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल कहीं ना कहीं हमारे पास 25 क्वेश्चन फिजिक्स में, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 25 क्वेश्चन मैथ्स में हमें लगाने होते हैं। ओके, ताकि हमारा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, तो 100 मार्क्स फिजिक्स में, 100 मार्क्स केमिस्ट्री में और 100 मार्क्स मैथ्स में हमें लाने होते हैं। ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स होता है। अब 300 नंबर का है, सब में 100 नंबर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो सर केमिस्ट्री जिसको स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है, केमिस्ट्री को बोला जाता है स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्या ये वास्तव में पॉसिबल है? क्या ये वास्तव में यार इतना ये है स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि मार्केट में हर कोई बोलता है कि सर केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। अगर हम बात करें पिछले साल इतने सारे पेपर हुए आपके जेई के, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे पेपर हुए, फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी बहुत सारे पेपर हुए, तो उनके अंदर देखोगे तो आपको सबसे इजी पार्ट देखने को मिलेगा केमिस्ट्री। तो अगर मैं बात करूं जेई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है बेटा केमिस्ट्री, सबसे इजी पोर्शन होता है ये। और केमिस्ट्री के अंदर जो आपसे 25-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो टोटल ओवरऑल 30 आते हैं, तो 30 में बेटा जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं टोटल 30 क्वेश्चन हैं, तो इजी क्वेश्चंस के अंदर अगर मैं देखूं ना, तो कम से कम 15 क्वेश्चन, कम से कम 12 से लेकर के 14 क्वेश्चन इजी होते हैं बेटा। कम से कम बोल रहा हूं मैं, ये तो आप देखते ही टिक कर दोगे। ओके, और मॉडरेट लेवल में कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, तो मॉडरेट लेवल के अंदर बेटा जी आपके आ जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर नीचे अपन हो कर लें तो लगभग 10
आठ 10 क्वेश्चन यहां पर मॉडरेट लेवल में आ जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के अंदर आ जाएंगे। और हार्ड क्वेश्चन ये तो सबके लिए हार्ड है ना, आपके लिए क्या दिक्कत है। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत कम, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। तो आप इन 4 से 5 क्वेश्चंस के चक्कर में अगर लगे रहोगे तो आपका सब्जेक्ट छूट जाएगा और आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो जरा देखो, हम इजी वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं, इजी वाले तो सब कर सकते हो, मॉडरेट में थोड़ा सा दिमाग लगाना है जिससे कि आपसे बन जाएगा। और हार्ड वाले ये तो वैसे अपन मान के चलते हैं कि इनको तो हमें करना ही नहीं है। ओके, तो आप आराम से सेक्शन ए के तो लगभग मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लोगे। और सेक्शन बी में 30 में से जो सेक्शन बी है उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से कोई 5 लगाने हैं, ठीक है। और 5 क्या पता वो हार्ड क्वेश्चन सेक्शन बी में हो, क्योंकि आजकल तो पैटर्न ये रह रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्टली पोर्शन बी सेक्शन में दिया जा रहा है, इंटीजर वाले पार्ट में दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप आराम से उसमें उनको छोड़ सकते हो। बहुत सारे की फिजिकल वीक होती है, अब बहुत की इनऑर्गेनिक वीक है, तो बेटा थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, चीजों को सही तरीके से लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें चलना है 100 आउट ऑफ 100 इस पर। अब इतनी बातें पता चल गई लगभग, तो आप आराम से पहली बात तो केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो। अब सर ये हार्ड वाला पोर्शन इसको कैसे कवर करें? सर इजी वाला तो सब कर लेते हैं, मॉडरेट वाला कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। सर हार्ड वाला वही करता है जो ढंग से पढ़ लेगा। तो कहीं ना कहीं सर इजी तो सब कर लेंगे, इससे तो रैंक सबकी सेम ही आएगी। भाई मेरे भी ये सारे क्वेश्चन सही है, मेरे पड़ोसी की भी सही है, इसमें मेरे कुछ ज्यादा सही है, उसके कुछ कम सही है, रैंक डिसाइड हो गई ना। और इसमें ये सारे मेरे सही है, उसके गलत है, तो आप कहीं ना कहीं इससे ज्यादा आगे आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं जो रैंक डिसाइड करने वाले फैक्टर होते हैं बेटा, वो इजी क्वेश्चन नहीं, वो मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन होते हैं। इन्हीं के बलबूते कोई बच्चा बाकियों से ज्यादा बेटर करता है। अब आप किस तरीके से बाकी बच्चों से ज्यादा बेटर कर सकते हो, आइए केमिस्ट्री में हम बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है 3 पार्ट है, एक होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही बोल रहा हूं ना मैं? अब तीनों को पढ़ने का अलग अलग तरीका है। ऐसा नहीं है कि जैसा आप यहां कर रहे हो वैसा ही यहां करो, या जैसा आपने यहां किया वैसा ही यहां करो। तीनों का अलग अलग तरीका है। आपको पता है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में अलग अलग चीजें आती है। फिजिकल में आता है बेटा आपका न्यूमेरिकल, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी में बनेंगे। तो न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल सर सोल्व कैसे होंगे? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन जो दिया होगा उसके लैंग्वेज को समझना होगा कि यार आखिर कहना क्या चाहते हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, और ये जन्म से ही नहीं आती है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते आएगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बेटा इन न्यूमेरिकल्स की, आपकी स्किल उतनी ज्यादा डेवलप होती रहेगी। तो आप फिजिकल में न्यूमेरिकल वाले पोर्शन की ढंग से प्रैक्टिस करो, उनकी लैंग्वेज को समझना सीखो, और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको टालो मत। सर मैं आज होमवर्क नहीं कर पाया, या मैं कल होमवर्क नहीं कर पाई, हमने तो यहां से आपको होमवर्क के लिए 10-12 क्वेश्चन दे दिए डेली के डेली, है ना, लेकिन हमने लगाए नहीं। अब लगाए नहीं तो वो मार तो रह गई ना। मैंने उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए, वो आपने लगाए नहीं, जब पेपर में आएंगे तो बनेंगे कैसे? क्योंकि आपने वैसी प्रैक्टिस करी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ी मक्कारी कर रहे थे, गद्दारी कर रहे थे। तो इन चीजों को अगर ढंग से कंप्लीट कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, ओके, और थोड़ी सी स्पीड ये धीरे धीरे मेंटेन होएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। जब आप ढंग से प्रैक्टिस करने लग जाओगे, होमवर्क के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपके डेवलप हैं, आपने समझ लिया कि यार इस चैप्टर में ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल करना होता है। ज्यादा आप थ्योरी में मत घुसो, आप फॉर्मूले अच्छे तरीके से निपटा लोगे ना तो काम हो जाएगा। तो स्पीड और फिर आपकी एक्यूरेसी सबसे बढ़िया से बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो इन बात पे ध्यान रखना है, ओके। प्लस फॉर्मूले बढ़िया से रिवाइज करो। काम कैसे नहीं बनेगा फिजिकल में? ढंग से बन जाएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ये उसमें न्यूमेरिकल आएंगे और जो मेरे को लगाने, बात खत्म है ना, हर एक चैप्टर। क्योंकि अगर मुझे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो मुझे हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मामला इंफॉर्मेशन का है, आपको कितना याद है, इसमें आपको याद कितना है।
जितना जिसको याद है उतना बढ़िया कर लेगा। इसमें जिसके जितने ज्यादा मतलब जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा है, जिसको कैलकुलेशन करना आती है वो ये कर लेगा। इसमें याद रखने का काम है, ठीक है। तो जिसकी मेमोरी पावर बहुत बढ़िया है, जिसको याद रखने की चीजें प्रॉब्लम नहीं देती, जैसे कि अब हमने कोई पे ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ लिया, आजकल तो यार ऐसी चीजें हो रही है कि यूजेस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बताओ भैया एस ब्लॉक में ये कोई तत्व है, इसका क्या यूज है, हीलियम गैस का क्या इस्तेमाल होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई भी एक में पूछ लेगा और निपटा देगा अपने को, ठीक है। एस ब्लॉक में से कोई क्वेश्चन दे दिया कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है। अब उसमें दे रखा होगा कि भैया जियोलाइट का उपयोग इस्तेमाल इसमें करते हैं, फिर यहाँ पर सीमेंट में ये पाया जाता है, ऐसे कुछ भी जनरल बातें दे देगा। तो कहीं ना कहीं इसमें याद रखने वाला मटेरियल ज्यादा है। तो आप उस चीज को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से। वैसे तो आपको टीचर पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आप खुद भी सेल्फ थोड़ा एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं। इधर कोई जरूरत नहीं है, यहां आप टीचर से जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हो, लेकिन साथ के साथ आप चाहते हो सर मेरे को थोड़ा सा एनसीईआरटी की हेल्प लेनी चाहिए, तो मैं कहां पर, इनऑर्गेनिक में आप बढ़िया से हेल्प ले सकते हो। पहले टीचर से पढ़ लो, फिर उसके बाद रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी में छुपे हुए हैं तुम्हारे, ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगली बात, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर वाला पार्ट ढंग से आना चाहिए। स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता हो तो आपके इनऑर्गेनिक बहुत आसान रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि सर इस अणु की संरचना क्या होगी, इसकी ज्यामिति क्या होगी, तो हमारी पिक्चर तो वही खत्म हो गई ना। फिर हम उसके संकरण के बारे में, अतिव्यापन के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में समझ नहीं पाएंगे। और अगला आता है बेटा इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस, जैसे कि ब्लॉक केमिस्ट्री आती है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे तत्व होते हैं, केमिकल होते हैं, जिनकी रिएक्शंस हमें ध्यान होना जरूरी है कि कौन NaOH के अंदर घुलेगा, कौन आदिके में घुलेगा, द्रव अमोनिया में क्या होता है, एक्सेस में क्या होता है, अलग अलग चीजें बहुत सारी। डी ब्लॉक के अंदर K2CR2O7 KMnO4 उनकी अभिक्रियाएं आती है, उनको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर पूरा का पूरा ऑर्गेनिक एक चैप्टर है, ये आपको मैं बोल सकता हूं। आपको इसमें चीजें सीक्वेंस में ही करनी पड़ेगी, और एक बार आपने उसमें महारत हासिल कर ली, फिर आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें IUPAC आना चाहिए। IUPAC में एक बार तुम्हें 80% IUPAC आती ना, तुम्हारा सही चल रहा है। तुम्हें जैसे कि मान लो सर मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो कर लेता हूं लेकिन कुछ नहीं हो पाते, भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बहुत सारे कर पा रहा है ना, उससे तेरा पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा। 4 ऑप्शन आते हैं वहां पे, चारों में से कोई एक फिट करके देखना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। 3 तो तेरे को लगेंगे कुछ गड़बड़, एक बिल्कुल फिट बैठेगा। IUPAC सबकी सही हो जाती है। IUPAC पढ़ने के बाद फिर आ जाओ तुम समावयवता वाले पर। समावयवता, वैसे इस बार पता नहीं समावयवता पर इन्होंने जेईई मेंस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन आता है बेटा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता में बोलूं और संरचनात्मक, ये आपका ढंग से होना चाहिए, क्योंकि अलग से कोई क्वेश्चन न दे, लेकिन हेलो एल्केन में कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें समावयवता घुसा दे, तो आपको तो 100 आउट ऑफ 100 के लिए मेहनत करनी है, तो ये चीजें तो आनी पड़ेगी। और इसको करने के बाद फिर आप आ जाओ GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की कल्पना ही नहीं कर सकते हो। सर ये हमारे एनसीईआरटी में कहां दे रखा है, भाई आधा पोर्शन 11th में, आधा 12th में। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव होते हैं, प्रेरणिक प्रभाव हो गया, अनुनाद हो गया, अति संयुग्मन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नाभिक स्नेहिता क्या होती है, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां, एरोमेटिकता वगैरह क्या है, वो 11th में तुम्हें बता रखी, तो वहां पर आपको ये दे रखा है। आधा 12th में अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलाव ये होता है, बहुत सारी चीजें जो आपको इसमें ध्यान होनी चाहिए। और जो बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा है उसको तो ये सारी चीजें पता ही होगी, ओके। ये कर लिया। उसके बाद आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म कि कोई भी अभिक्रिया किस तरीके से होती है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है। आपको चाहे प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोली जाए, उसमें SN1 SN2 और भी बहुत सारी होती है, उनके बारे में ढंग से नॉलेज होनी चाहिए। एरोमेटिक यौगिकों में किस तरीके से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, E1 E2 E1CB किस तरीके से होती है, एक एक चीज आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। हम 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले हैं, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना लल्ला, ओके। और फिर इतना आपने अगर एनसीईआरटी
ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। सर हमारे तो कहीं बुक पे अलग से दिखता नहीं है। तो बेटा हम आपको पढ़ाते इस तरीके से कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म अलग से देखने की जरूरत ना पड़े। आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पर आते हैं या वो कहीं ना कहीं किसी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको ये चीज़ें डायरेक्ट समझ में नहीं आती। उनको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाना पड़ता है कि भैया पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ ले तू, हाइड्रोकार्बन के बाद फिर हेलो एल्केन पढ़ ले, फिर उसके बाद एल्कोहल फिनोल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर उसमें टुकड़े टुकड़े में फिर हम बीच बीच में उसमें ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट पढ़ा देते हैं ताकि आपको आसानी रहे, सहूलियत रहे। फिर उसके बाद मतलब ये एनसीईआरटी के चैप्टर्स, जो चैप्टर्स है ना वो ढंग से आपके नॉलेज में होनी चाहिए। नेम रिएक्शंस आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए, बढ़िया से क्लियर होनी चाहिए। और लास्ट के जो छोटे मोटे चैप्टर है बेटा, पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, इनको ढंग से पढ़ लोगे, एक एक क्वेश्चन आता है और जो कि बिल्कुल सही होता है। तो आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। इतनी मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी जितने की बाकी सब्जेक्ट में लगानी पड़ रही है। ओके, बस आप चीजों को सही तरीके से चलाते जाओ, बढ़िया से होती जाएगी, अच्छे से क्लियर होती जाएगी। अब मुझे 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है, तो सर मैंने इसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री भी ढंग से कर ली, मैंने इसके लिए आईओसी भी ढंग से कर ली, मैंने इसके लिए ओसी भी ढंग से कर ली। अब मुझे और एक्स्ट्रा में क्या करना चाहिए? भाई मैंने थ्योरी तो ढंग से पढ़ ली, इन सबकी मैंने थ्योरी तो ढंग से कवर कर ली, लेकिन क्या थ्योरी करने से काम हो जाएगा? बेटा बोर्ड एग्जाम नहीं है, थ्योरी से काम नहीं होएगा। आपको यहां पर ढंग से प्रैक्टिस पर वर्क करना पड़ेगा। नोट्स आपने बना रखे हैं, प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है। क्या आपने रेगुलर टेस्ट लगाया या नहीं लगाया वो मैटर करता है। ठीक है, आपने उस चैप्टर में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड कोई शॉर्ट नोट्स बनाए या नहीं बनाए वो मैटर करता है। क्योंकि ये एक एग्जाम, ऐसा एग्जाम है जो आने वाली आपकी पूरी लाइफ को सेट कर देगा। तो उसको सही तरीके से करना है तो सही तरीके से उसमें चलना भी पड़ेगा। ओके, अगली बात यार, बहुत सी बार ना हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं चीजों को लेकर के, कभी करना पड़ता है। यार ये चैप्टर बहुत बकवास है, मुझे नहीं आ रहा समझ में। भाई हमारा टारगेट है सिलेक्शन पाना, सेटिस्फेक्शन नहीं। हम सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाई ना करें, पहले तो ये मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पर आपकी चॉइस नहीं देखी जा रही है। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, तो कभी भी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाई ना करें। इसलिए पढ़ाई करें कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन को साइड में रखना पड़ेगा। हाँ जी, सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाई ना करें, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें तो काम बनेगा। ओके, ये चीज आपने समझ ली तो बढ़िया हो जाएगा यार। ओके, फिर अब जब अभी हमारे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा आईआईटी खड़गपुर में ये सिविल ब्रांच मिल गई, मुझे आईआईटी मंडी में मुझे ये ब्रांच मिल गई, तो अच्छा लगता है यार। अभी बहुत सारे बच्चों के हमारे पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं क्योंकि अब काउंसलिंग वाला प्रोसेस चल रहा है अभी, तो ये चीजें देख करके काफी अच्छा लगता है। ओके, तो आप भी जाओगे, आप भी मचाओगे, तो बहुत अच्छी तरीके से चीजें चलने वाली है। एक अभी आईआईटी कानपुर में बेटा, जिसका अभी या तो 3rd ईयर चल रहा है, ठीक है, ओके, तो वो मचा रहे हैं अपनी आईआईटी में, मचा रहे हैं। और अभी आपको पता है आईआईटी कानपुर ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद करी जिससे वो कृत्रिम वर्षा कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छा लगता है कि यार इंजीनियर कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, नए नए इवेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशन कर रहे हैं, अच्छा लगता है। तो आप भी ये करोगे तो उसके लिए अभी मेहनत कर लो, ठीक है, वरना ये जो बस आप देखते रहोगे, फिर न्यूज में खबरों में देखते रहोगे, अरे आईआईटी दिल्ली ने ये एक्सपेरिमेंट किया, या आईआईटी बॉम्बे ने सरकार को ये चीज बना करके दी, आर्मी वालों को ये चीज बना के दी। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गैजेट बेटा ये बनाते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इंजीनियर है, ठीक है, आविष्कार करना तो उनका वो है, पेशा है, बढ़िया चीजों को कर रहे हैं, वो आप भी करोगे, लेकिन उसके पहले ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ये चीजें कर लेते हो बेटा तो केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लाना पॉसिबल है, आराम से ला सकते हो। तो करोगे ना मेहनत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मुझे देखना है कि हाँ हम मेहनत करते हैं, कितने बच्चे इसको सीरियसली लेते हैं, ये जरूर बताना। और
अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं बेटा, हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम आपके लिए बाधा है ही नहीं। सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरे तो आ ही नहीं सकते, ऐसा किसने बोल दिया यार? यूपीएससी का एग्जाम भी हिंदी में होता है जिसमें हिंदी के बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं। हाँ, सिलेक्शन रेशो कम है, क्यों है? क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को अवेयरनेस नहीं है इतनी जितनी अब हो रही है। पहले, अभी तो चलो ठीक है, थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आजकल ना हर एक की जेब में फोन है, उसको पता है दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन पहले नहीं था ना। पहले कहीं ना कहीं कुछ गिने चुने इंग्लिश मीडियम वाले फैमिली बैकग्राउंड वालों के पास था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा, इसका मतलब उसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा तो सही है। ज्यादातर का नहीं हो पाता है, लेकिन ज्यादातर का होता है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन कुछ का तो फिर भी नहीं रहता ना। लेकिन फिर भी वो हिंदी मीडियम वालों से थोड़ा ज्यादा आगे होते हैं अवेयरनेस की तुलना में। तो हिंदी मीडियम वाले सेलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि उनमें पहले अवेयरनेस की कमी थी, अब नहीं है, अब वो भी जानने लग गए हैं चीजों को। तो मीडियम आपके लिए बाधा नहीं है, बाधा है आपकी मेहनत और आपकी जागरूकता। जागरूकता अगर सही होगी तो फिर कर दोगे, ठीक है। तो आपको ढंग से मचाना है, मीडियम हिंदी हो तो भी आप जेईई का एग्जाम फोड़ सकते हो, ठीक। तो ये बाधा नहीं है। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ढंग से क्लियर कर पा रहे हैं। और आपका टारगेट होना चाहिए कि यार मुझे तो कम से कम जेईई मेंस में, देखो परसेंटाइल वगैरह तो बाद में आती है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि 300 में से 220 प्लस स्कोर लेकर आऊं, जिसमें केमिस्ट्री मेरे कम से कम एटलीस्ट 100 प्लस रहे। तो आप जरा देखो ध्यान से, अगर बाई चांस आपका मैथ्स वीक हो गया या फिजिक्स वीक हो गया, आराम से अगर आप केमिस्ट्री में 200 मतलब 100 नंबर लेकर आ रहे हो, तो मैं तो आराम से बोल सकता हूं कि आप 250 प्लस स्कोर कर दोगे। और 250 प्लस स्कोर में आपको एनआईटी में बेस्ट सीएस ब्रांच बेस्ट एनआईटी में मिल जाएगी। और जो जेईई मेंस में इतना स्कोर कर रहा है, क्या वो आईआईटी नहीं निकाल सकता? डेफिनेटली निकालेगा वो तो, ठीक है। तो बस आपको मेहनत करनी है, ओके, और अपने मंजिल को पाना है, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।